दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि रॉन के घर में हैरी का पहला दिन कैसे गुजरा? मिस्टर वीजली का क्या रिएक्शन था हैरी को पहली बार देखकर, और कार उड़ाने पे उनका रिएक्शन क्या था, और बहुत सारे मजेदार बातें जानने के लिए मेरे चैनल पे बने रहिए। तो चलिए अब चलते हैं कहानी की तरफ। आज का कहानी है चैम्बर ऑफ सीक्रेट्स के रॉन का घर द बारो का सेकंड पार्ट। उन्होंने लापरवाही से सिंक में रखे बर्तनों की तरफ अपनी छड़ी हिलाई। बर्तन अपने आप साफ होने लगे और उनके टकराने की हल्की हल्की आवाजें आने लगी। आसमान में बादल थे मम्मी, फ्रेड बोला। खाते समय अपना मुंह बंद रखो, मिसेस विजली ने डांटते हुए कहा। जॉर्ज ने कहा, मम्मी वे उसे भूखा रख रहे थे। और तुम भी चुप रहो, मिसेस विजली बोली। परंतु ये सुनने के बाद वे थोड़ी नरमी से हैरी के लिए ब्रेड काट कर उस पर मक्खन लगाने लगे। उसी पल एक ऐसा व्यवधान हुआ जिसे बातचीत का विषय ही बदल गया। लाल बालों वाली एक छोटी लड़की लंबी नाइट ड्रेस में किचन में आई, चीखी और दौड़कर बाहर चली गई। रॉन ने धीमे से हैरी को बताया, जीनी मेरी बहन, वो पूरी गर्मियों भर तुम्हारे बारे में बातें करती रही। हाँ हैरी, वो तुम्हारा ऑटोग्राफ लेना चाहेगी, फ्रेड ने मुस्कुराते हुए कहा। परंतु तभी उसकी आंखें अपनी माँ की तरफ देख मिली और उसने आगे कुछ कहे बगैर अपने प्लेट पर चेहरा झुका लिया। चारों प्लेटें खाली होने तक किसी ने कुछ भी नहीं कहा, जिसमें आश्चर्यजनक रूप से बहुत कम समय लगा। फ्रेड जंपाई लेते हुए बोला, ओफो मैं थक गया हूँ। उसने अपना छड़ी काटा रखते हुए कहा, मुझे लगता है कि आप भी सो जाओ। और तुम नहीं सोओगे, मिसेस विजली ने उसकी बात काटते हुए कहा। तुम अपनी गलती की वजह से सारी रात जागे हो। तुम आज बगीचे के बोनों का सफाया करोगे। वे साथ से निकलते जा रहे हैं। ओ मम्मी, और तुम दोनों भी, उन्होंने रॉन और जॉर्ज पर कहरटाती निगाहें डालते हुए कहा। परंतु हैरी की तरफ देखते हुए वे बोली, तुम सोने जा सकते हो बेटी, तुमने इनसे उस कमबख्त कार को उड़ाने के लिए नहीं कहा था। परंतु हैरी को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वो जल्दी से बोला, मैं रॉन की मदद करूंगा, मैंने कभी बोनों का सफाया होते हुए नहीं देखा। मदद करने का तुम्हारा इरादा बहुत अच्छा है बेटे, परंतु ये तुम नीरस काम है, मिसेस विजली ने कहा। चलो देखते हैं इस विषय पर लॉकहार्ट क्या कहते हैं। उन्होंने अलमारी में रखी किताबों के ढेर से एक भारी किताब खींचकर निकाली। जॉर्ज ने दर्द भरी आह निकाली। मम्मी, हमें मालूम है बगीचे से बूनों का सफाया कैसे किया जाता है। हैरी ने मिसेस विजली के हाथों में रखी पुस्तक का कवर देखा। उस पर चमकदार सुनहरे अक्षरों में ये शब्द लिखे थे, गिलर लॉकवर्ड के घरेलू कीटनाशक मार्गदर्शिका। आगे एक बड़ा चित्र था जिसमें उड़ते सुनहरे बालों और चमकती नीली आंखों वाला एक बहुत ही आकर्षक जादूगर था, जैसा जादू की दुनिया में हमेशा होता था। चित्र हिल रहा था। हैरी समझ गया कि यही गिलरॉय होगा। वो जादूगर सबकी तरफ चीट अंदाज में आंख मारता रहा और मिसेस विजली उसे देखकर खुश होती रही। उन्होंने कहा, बड़े कमाल के जादूगर हैं, घरेलू कीटों के बारे में वे सब कुछ जानते हैं। इस पुस्तक का जवाब नहीं, फ्रेड ने सबको सुनाई देने वाली फुसफुसाहट में कहा। मम्मी लॉकवर्ड की बहुत बड़ी फैन है। मिसेस विजली के गाल थोड़े गुलाबी हो गए जब वे बोली, बेवकूफों जैसी बातें मत करो,
अच्छा ठीक है, अगर तुम सोचते हो कि तुम में लॉकवर्ड जैसा ज्यादा ज्ञान है तो तुम जाओ और ये काम करके बता दो। जब मैं बगीचे की जांच कर जाऊंगी तब अगर मुझे वह एक भी बोना मिल गया तो तुम्हारी खैर नहीं है। उबासी लेते हुए बड़बड़ाते हुए बिजली भाई धीमे कदमों से बाहर की तरफ चल दिए। हेरी उनके पीछे था। बगीचा बड़ा था और हेरी के हिसाब से ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा बगीचे को होना चाहिए। डर्सली दंपति को ये पसंद नहीं आया होता। इसमें बहुत खरपतवार उग आई थी और घास भी बहुत बड़ी हो चुकी थी। इसकी दीवारों के चारों तरफ गांठदार पेड़ थे। हर क्यारी में ऐसे पौधे लगे थे जिन्हें हेरी ने पहले कभी नहीं देखा था और मेंढकों से भरा एक बड़ा हरा तालाब था। क्या तुम जानते हो कि बंगलों के बगीचों में भी बोने होते हैं? हेरी ने लॉन पार करते समय रॉन को बताया। हाँ, मैंने उन चीजों को देखा है जिसे मंगलू बोना समझते हैं, रॉन ने कहा और अपने सिर को झाड़ी के अंदर डालते हुए कहा। जैसे क्रिसमस के समय उगने वाले मछली पकड़ने की छड़ी जैसे मोटे और नाटे पौधे। जोरदार हाथापाई की आवाज आई, झाड़ी हिली और रॉन सीधा खड़ा हो गया। ये एक बोना है, उसने संदेश जी से कहा। मुझे छोड़ दो, बोना चीखा। ये बोना क्रिसमस के समय उगने वाले पौधों की तरह कतई नहीं था। ये छोटा और चमड़े जैसे दिख रहा था, जिसका बड़ा गांठदार और गंजा सिर बिल्कुल आलू जैसे था। रॉन ने उसे एक हाथ की दूरी पर पकड़े रखा। इस बीच बोना अपने सींगदार छोटे पैरों से उसे मारने की कोशिश कर रहा था। रॉन ने उसे ढकनों के पास से पकड़ा और उल्टा लटक दिया। रॉन बोला, यही करना पड़ता है। उसने बोनो को अपने सिर के ऊपर उठाया। मुझे छोड़ दो और फंदे की तरह लंबे चक्कर में गोल गोल घुमाने लगा। हेरी के चेहरे पर सदमे के भाव देखकर रॉन ने आगे से कहा, इसमें उन्हें चोट नहीं पहुंचती, आपको बस उन्हें सचमुच चकराना होता है ताकि वे दोबारा अपने बिल का रास्ता ना खोज सके। फिर उसने बोनो को देखते छोड़ दी। वो हवा में 20 फुट पूरा और धम की आवाज के साथ बागर के उस पार मैदान में जाकर गिरा। कोई खास नहीं है, फ्रेड बोला। मैं शर्त लगा सकता हूँ कि मेरा बोना उस टूट के पार जाकर गिरेगा। हेरी ने जल्दी ही उस सीख लिया और कि बोनो को दुख नहीं होना चाहिए। जब उसने अपना पहला बोना पकड़ा तो उसने फैसला किया कि वो उसे सिर्फ बागर के पार फेंकेगा, परंतु बोनो ने उसकी कमजोरी भाप ली और अपने ब्लेड की तरह नुकीले दांत हेरी की उंगली में गरा दिए। हेरी को उसे खुद से दूर हटाने के लिए बहुत कोशिश करना पड़ी, जब तक कि ये आवाज नहीं आई। वाह हेरी, ये 50 फुट दूर गिरा होगा। हवा जल्दी ही उड़ते हुए बोनों से भर गई। देखो, उनमें ज्यादा बुद्धि नहीं होती, जॉर्ज ने 5-6 बोनों को एक साथ पकड़ते हुए कहा। जैसे ही उन्हें पता चलता है कि बोनों का सफाया हो रहा है तो वे उसे देखने के लिए बाहर निकल आते हैं। अब तक तो उन्हें अंदर रहना सीख लेना चाहिए था। जल्दी ही मैदान में गिरे बहुत सारे बोने अलग अलग लाइनें बनाकर दूर जाने लगे। उनके छोटे कंधे झुके हुए थे। जब वे बोनों को मैदान के दूसरी तरफ की बागर में गायब होते देख रहे थे तो रॉन बोला, वे दोबारा लौट आएंगे, उन्हें ये जगह बहुत पसंद है। डैडी उनके प्रति बहुत नर्म है, उन्हें बोनों बहुत मजेदार लगते हैं। तभी अगला दरवाजा धड़ाम से बंद हुआ। वे लौट आए हैं, जॉर्ज ने कहा। डैडी घर आ गए हैं। वे लोग बगीचे से जल्दी जल्दी भागते हुए घर में घुस गए।
मिस्टर वीजली अपना चश्मा उतार चुके थे और आंखें बंद करके किचन में एक कुर्सी पर बैठे थे। वे दुबले थे और गंजे हो रहे थे, परंतु उनके सिर पर जो थोड़े बहुत लाल बचे थे वे भी उनके बच्चों की तरह ही लाल थे। वे लंबा हरा दुशाला पहने थे जो यात्रा की वजह से धूल और सिलवटों से भरा था। जब सब बच्चे उनके चारों तरफ बैठ गए तो वे चाय की कटली को टटोलते हुए बुदबुदाए, आज बहुत काम था, 9 छापे मारे, 9। और पूरे मैंगल्स फ्रेचलर ने मुझ पर तब हमला करने की कोशिश की जब मेरी पीठ उसकी तरफ थी। मिस्टर वीजली ने चाय का एक लंबा घूंट लिया और बढ़ी। फ्रेड ने उत्सुकता से पूछा, कुछ मिला डैडी? मिस्टर वीजली ने उबासी लेते हुए कहा, मुझे सिर्फ कुछ सिकोड़ने वाली चाबियां और एक काटने वाली केतली मिली। कुछ बहुत गंभीर सामान भी था जो मेरे विभाग में नहीं आता था। मार्टलेट को कुछ बहुत अजीब सी बिल्लियों के बारे में पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है, परंतु भगवान का शुक्र है कि ये प्रायोगिक मंत्रों की समिति का काम है। जॉर्ज ने पूछा, कोई दरवाजे की चाबियों को सिकुड़ने वाली कोई बनाता है क्या? सिर्फ मगलुओं को परेशान करने के लिए, मिस्टर वीजली ने बढ़ते हुए कहा, उन्हें ऐसी चाबी बेच दो जो सिकुड़ते सिकुड़ते गायब हो जाए, ताकि जब उन्हें उसकी जरूरत पड़े तो वो उन्हें कभी ना मिले। जाहिर है किसी को इस बात के लिए अपराधी सिद्ध करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि कोई भी मगलू ये मानने को तैयार ही नहीं होगा कि उसकी चाबी सिकुड़ती रहती है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि उनकी चाबी हमेशा उनसे खो जाती है। भगवान उनका भला करे। वे जादू को नजरअंदाज करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो उनकी आंखें के सामने क्यों ना हो रहा हो। परंतु तुम यकीन नहीं करोगे कि हमारे जादूगर किस तरह की चीजें पर जादू करते हैं, जैसे कारों पर। मिसेस वीजली आ गई थी और एक लंबे पोकर को तलवार की तरह लहरा रही थी। मिस्टर वीजली की आंखें तत्काल खुल गईं। वे अपराधी भाव से अपने पति को घूरते रहे। कार मालिक? हाँ आर्थर, कार, मिसेस वीजली बोली, और उनकी आंखों जैसे चिंगारियां निकल रही थी। जरा कल्पना करो कि एक जादूगर एक जंग लगी पुरानी कार खरीदता है और अपनी पत्नी से कहता है कि वो सिर्फ इसके पुंजे अलग अलग करके ये देखना चाहता है कि इस कार की तरह काम करती है, जबकि दरअसल वो उसे उड़ाने के लिए इस पर जादू करना चाहता है। मिस्टर वीजली पलके झपकाने लगे। डार्लिंग, मैं ये सोचता हूँ तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि वो ये काम कानून के भीतर रहकर कर रहा है। हालांकि ये बेहतर होता कि वो अपनी पत्नी को सच्चाई बता देता। तुम्हें ये पता नहीं है कि कानून में एक बचाव का रास्ता है। जब तक कि वो कार को उड़ाने का इरादा ना रखता हो, तब तक ये तथ्य कि कार उड़ सकती है उसे अपराधी नहीं कह सकते। मिसेस वीजली चिल्लाकर बोली, आर्थर वीजली, जब तुम ये कानून लिखा था तो तुमने जानबूझकर इसमें बचाव का ये रास्ता छोड़ा था, ताकि तुम अपने गैरेज में मगलुओं के कबाड़ के साथ उठापटक करते रहो। और तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हेरी आज सुबह उसी कार में आया है जिसे तुम उड़ाने का इरादा नहीं रखते थे। हेरी? मिस्टर वीजली ने सपाट अंदाज में पूछा, कौन हेरी? उन्होंने चारों तरफ देखा। हेरी को देखते ही वे उछल पड़े।
हे भगवान, क्या ये हैरी पॉटर है? तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। रॉन ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। तुम्हारे बेटे कल रात को कार उड़ाकर हैरी के घर तक गए और वहां से उसे ले आए। मिसेस विज़ली चिल्लाई। इस बारे में तुम्हें क्या कहना है? क्या सचमुच? मिस्टर विज़ली ने उत्सुकता से पूछा। कार कैसी उड़ी? मेरा मतलब है, परंतु जब उन्होंने मिसेस विज़ली की आंखों से अंगारे निकलते देखे तो अटकते हुए बोले, तुमने बहुत गलत काम किया है लड़कों, सचमुच बहुत गलत काम किया है। जैसे ही मिसेस विज़ली किसी बड़े मेंढक की तरह बोलने लगी, रॉन ने हैरी से बुदबुदा कर कहा, आप इन्हें आपस में ये मामला निपटाने देते। वे किचन से बाहर निकले और एक संकरे गलियारे से होते हुए ऊबर खाबर सीढ़ियों पर आए, जो लहराते हुए घर के ऊपरी हिस्से में जा रही थी। तीसरी मंजिल पर एक दरवाजा आधा खुला था। हैरी को उसमें से चमकती भूरी आंखें दिखी, जो उसकी तरफ घूर रही थी। इसके बाद दरवाजा जल्द से बंद हो गया। जीनी, रॉन बोला, तुम नहीं जानते कि उसका शर्माना कितनी अजीब बात है। वो आमतौर पर कभी चुप नहीं रहती। वे 2 मंजिल और चढ़े, जब तक कि एक ऐसे दरवाजे पर नहीं पहुंच गए जिसका पेन ओखरा था और जिस पर एक छोटी तक्की लगी थी। रोनाल्ड का कमरा। हैरी अंदर घुसा। उसका सिर कमरे की लगभग ढलवा छत को छू रहा था और उसने पलकें झपकाई। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भट्टी में घुस रहा हो, क्योंकि रॉन के कमरे की लगभग हर चीज भड़कीले नारंगी रंग की थी। बिस्तर की चादर, दीवारें, यहाँ तक कि छत भी। फिर हैरी को एहसास हुआ कि रॉन ने फटे पुराने वॉलपेपर को 7 जादूगरनियों और जादूगरों के पोस्टर से पूरी तरह ढक रखा था, जो सब भड़कीले नारंगी दुशाले पहने थे, जादुई झाड़ुए थामे थे और उत्साह से हाथ हिला रहे थे। तुम्हारे क्विडिच टीम? हैरी ने पूछा। द चैडली कैंसल्स, रॉन ने नारंगी चादर की तरफ इशारा करते हुए कहा, जिस पर काले अक्षरों में 2 बड़े सी लिखे थे और एक तेज गति से चलता तोप का गोला बना था, लीग में 90 स्थान पर। रॉन की स्कूल की मंत्रों वाली किताबों का ढेर एक कोने में अस्त व्यस्त तरीके से लगा था। पास ही कॉमिक्स का एक ढेर था, जिन सभी में पागल मगलू मार्टिन मिक्स के रहस्यमय कारनामे थे। रॉन की जादुई छड़ी मछली के टैंक के ऊपर पड़ी थी, जो खिड़की की दहलीज पर रखा था और मेंढक के अंडे से भरा था। उसके बगल में रॉन का मोटा भूरा चूहा स्कैबर्स लेटा था, जो सूरज की रोशनी में झपकी ले रहा था। हैरी फर्श पर पड़े अपने आप फीटने वाले ताश के पत्तों की गड्डी को लागते हुए छोटी खिड़की से बाहर देखने लगा। बहुत नीचे मैदान में उसे बोनों का झुंड दिख रहा था, जो एक एक करके बगीचे की बागर के अंदर दोबारा घुस रहे थे। फिर वो रॉन की तरफ देखने के लिए पलटा, जो उसकी तरफ लगभग अधीरता से देख रहा था, जैसे उसकी राय जानने का इंतजार कर रहा हो। ये थोड़ा छोटा है, रॉन ने तत्काल कहा। उस कमरे की तरह नहीं है जो उन मगलों के साथ रहते समय तुम्हारे पास था। और मैं सीधे अटारी में रहने वाले पिचाश के नीचे रहता हूँ, जो हमेशा पाइप को जोर जोर से बजाता रहता है और खींचता रहता है। परंतु हैरी एक चौड़ी मुस्कान के साथ बोला, मैं जितने भी घरों में रहा हूँ,
ये उनमें सबसे अच्छा घर है। रॉन के कान गुलाबी हो गए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ। और अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा तो एक लाइक और सब्सक्राइब तो बनता ही है। तब तक के लिए बाय बाय।